सीबीटी को फॉर्मल तरीके से करने की ज़रूरत नहीं होती। सीबीटी का कोर्स अगर आपने किया है या किसी किताब में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ा है, उसका पूरा प्रोसेस आपने जाना होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में सीबीटी को किया जाता है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं और क्यों ये सारे पार्ट्स को समझना, उन्हें परफॉर्म करना, उन्हें प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है, इस बारे में शायद आपने सुना पढ़ा होगा या किसी थेरेपिस्ट से सीखा होगा या कोई ऑनलाइन कोर्स किया होगा। और मैं मानता हूं कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको बेसिक तो सीबीटी के बारे में पता ही होगा कि किस तरह के उसके स्टेप्स होते हैं। पर इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि ये सारे स्टेप्स को सिस्टमैटिक तरीके से हमेशा फॉलो करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमने सीबीटी तो सीख ली, सीबीटी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर क्या ये बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में करना है? क्या इसी तरह से हम खुद को चेंज कर पाएंगे? क्या यही तरीका होता है? क्योंकि सारे डॉक्टर्स तो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे थेरेपिस्ट तो इसी तरह से मेंशन करते हैं, बुक्स में भी यही लिखा है, इंटरनेट पर भी यही मेंशन्ड है। पर जब लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो पाते हैं कि इतने सिस्टमैटिक तरीके से वो सीबीटी ना तो कर पा रहे हैं और ना ही उसे समझ पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को ये कंफ्यूजन, ये दुविधा रहती ही है कि आखिर सीबीटी को हमेशा ऐसे ही करना मुश्किल है, तो क्या इसका कोई आसान तरीका नहीं हो सकता, या क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? क्योंकि इस तरह से तो हो नहीं रहा, इस वजह से तो हमने थेरेपी भी छोड़ दी, हमसे तो बहुत ही डिफिकल्ट लगती थी, इसलिए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अपनी एंजाइटी डिप्रेशन को कैसे दूर करें। क्योंकि अगर सीबीटी कर ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं आ रही, तो फिर कैसे हम इससे फायदा ले पाएंगे? सारे डॉक्टर्स तो इसको रिकमेंड करते हैं। तो यहां मैं आपका ये जो बोझ है, ये जो लोड है माइंड पे, जो आपने इतना प्रेशर लिया है, उसको थोड़ा हल्का करना चाहूंगा और बताऊंगा कि नहीं, इतना फॉर्मल तरीके से सीबीटी करना जरूरी नहीं है। पहले बात करेंगे कि सीबीटी के जो कॉमन से स्टेप्स होते हैं, बहुत सिंपल से 3-4 स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं और उनको कैसे और क्यों किया जाता है। सीबीटी जैसे कि नाम है, दो तरह की थेरेपी से मिलकर बना है, कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसका एक पूरा कॉम्बाइंड नाम है। इसको एक इंटीग्रेटेड साइकोथेरेपी कहते हैं। मतलब दो थेरेपीज को एक साथ जोड़ दिया और उनको एक साथ इंप्लीमेंट किया। तो किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए हम दो रास्ते अपना सकते हैं और उसको सॉल्व करने के भी दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, जिनको अगर एक साथ इंप्लीमेंट किया जाए तो अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे आप दवाइयां लेते हैं, दवाइयों के साथ आप थेरेपी लेते हैं, तो आप दो ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक ही टाइप की बीमारी और प्रॉब्लम के लिए। उसी तरह से सीबीटी में दो अलग अलग थेरेपीज को एक साथ मिलाया गया है। एक में सिर्फ थॉट्स को, बिलीफ्स को चेंज किया जाता है और दूसरे में सिर्फ बिहेवियर को चेंज किया जाता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी में हम विचारों को बदलते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न्स को बदलते हैं, और बिहेवियर थेरेपी में जो हमारे कंडीशनड बिहेवियर हैं, जो आदतें हैं, जो हमारे कंडीशनड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, उनको बदलते हैं ताकि एक नए तरह की कंडीशनिंग की जा सके, जिससे कि हम एक हेल्दी बिहेवियर अपना के खुद को ठीक कर पाएं। तो ये दोनों तरह के थेरेपीज एक साथ सीबीटी में की जाती हैं। अब सीबीटी के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये कि हम अपने अंदर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन करें, आइडेंटिफाई करें, पहचान करें कि हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स किस तरह से आते हैं। अब लोग अक्सर कहते हैं ये तो हमें पता है, हमने तो डॉक्टर को पहली बार में ही बता दिया था, इस बारे में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लिखते रहते हैं रोज रोज इसके बारे में। तो आइडेंटिफाई करना कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया। नहीं, सिर्फ अपने थॉट्स को एक सिम्टम के तौर पर बताना नेगेटिव थॉट्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। जब सीबीटी में नेगेटिव थॉट्स की पहचान हो रही है, मतलब यह है कि उस नेगेटिव थॉट के पीछे के बिलीफ्स, बायसेस, उनकी पहचान भी जरूरी है। मतलब कि जैसे मेरे मन में अगर नेगेटिव थॉट आया कि मान लीजिए किसी सिचुएशन में मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, या मान लीजिए मेरा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप के टाइम पर मेरे दिमाग में क्या आ सकता है कि मेरा पार्टनर तो मुझे पसंद ही नहीं करता था, मैं तो इस लायक ही नहीं कि कोई मुझे पसंद करे, मैंने तो बहुत से गलत काम किए, मैंने बहुत बुरे तरह से व्यवहार किया, या मैंने बहुत मेहनत की, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, पर शायद मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं कि कोई पार्टनर मुझे पसंद करे, मेरे साथ कोई रिलेशन में स्टेबल रहता ही नहीं, सबको मेरी कमियां दिख जाती हैं, सबको मेरे बारे में कुछ खोट, कोई त्रुटि दिख जाती है जिस वजह से मुझे छोड़ देते हैं, शायद मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं, शायद मैं एक अच्छी औरत नहीं हूं, शायद मुझे पता नहीं है रिलेशन में कैसे रहते हैं। इस तरह के कई सारे थॉट्स दिमाग में आएंगे जिनको हम नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं। इनकी पहचान तो एक इंसान आसानी से कर लेता है, पर इसके पीछे कुछ बायसेस होते हैं और कुछ डीप सीटेड, कुछ गहरे में बैठे हमारे नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, जिन्हें हम कोर बिलीफ्स कहते हैं। उन बिलीफ्स की, उन थॉट्स की आइडेंटिफिकेशन करना, यह होता है पहले स्टेप में। जैसे गहरे में एक विचार बैठा हो सकता है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं,
या हो सकता है कि मैं वर्थलेस हूं, मैं नालायक हूं, या मैं तो एक फेलियर हूं, मैं तो जो भी करता हूं वो सब बुरा ही होता है, मेरे अंदर कोई खूबी ही नहीं जो कोई मुझे पसंद करे, मैं बहुत ही नासमझ हूं, बेवकूफ हूं, मैं कभी समझदारी से कोई काम ही नहीं करता, बनी बनाई सिचुएशन या रिलेशन को भी बिगाड़ देता हूं। इस तरह के बिलीफ जब हम होल्ड करते हैं, इनकी पहचान करना भी पहले स्टेप का पार्ट होता है। साथ ही हमारे कुछ बायसेस होते हैं, जैसे हम बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर जंप करते हैं। अगर किसी पार्टनर ने कुछ दिन के लिए मेरे से बात करनी बंद कर दी तो मेरे दिमाग में आएगा, अरे वो तो मुझे छोड़ के चले जाएगा या छोड़ के चली जाएगी, कुछ करना पड़ेगा जल्दी से। एकदम कैटेस्ट्रोफाइज कर देंगे किसी सिचुएशन को, मतलब सब बिगड़ गया। थोड़ा सा भी अगर हमें एंजाइटी हुई तो लगा अरे पैनिक अटैक आ जाएगा, मेरी तो मौत हो जाएगी। कुछ इस तरह के बायसेस भी हमारे उन नेगेटिव थॉट्स के साथ शामिल होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे आता है कि हम अपने थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस के बीच के कनेक्शंस को पहचानें। ये इनसाइट का काम होता है। मतलब अब हमें अपने बीमारी के लक्षणों को एक टेक्निकल, एक साइकोलॉजिकल ढंग से समझना पड़ेगा कि कैसे मेरे मन में कोई विचार आता है, वो कैसे मेरी इमोशंस को बिगाड़ता है और कैसे मेरे बिहेवियर्स में चेंज आता है। कैसे मेरी जो कुछ आदतें हैं जो मैंने बना रखी हैं, जैसे कि अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में मैं बाहर की दुनिया से इन्वॉल्व नहीं होता, या मैं किसी काम को बहुत देर तक टाल देता हूं। तो ये जो कुछ आदतें हैं, इनमें मेरे थॉट और इमोशन कैसे एक भूमिका निभा रहे हैं, कैसे मेरे एक बिहेवियर की वजह से मेरे इमोशंस बिगड़ जाते हैं। तो ये थॉट, इमोशन, एक्शन, ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। किसी एक की वजह से दूसरा बिगड़ता है और दूसरे से तीसरा बिगड़ता है। ऐसे एक साइकिल चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन की साइकिल है, या ओसीडी साइकिल है, या एंजाइटी साइकिल है। तो इस साइकिल को पहचानना, इसे समझना और इसके बारे में एक इंसाइट लेना, ये इस सेकंड स्टेप पर किया जाता है। इससे हमें सॉल्यूशन पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि जब कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले ये साइकिल को पहचानना पड़ेगा। किसी ऐसे पॉइंट पर हमें चेंज लाना होगा जिससे कि बाकी की दोनों चीजें चेंज हो जाएं। क्या मुझे बिहेवियर चेंज करना है या थॉट चेंज करना है? क्योंकि यहां हम सीबीटी की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव और बिहेवियर। तो थॉट भी बदला जा सकता है, बिहेवियर भी बदला जा सकता है। कोई एक चीज भी बदलेंगे तो बाकी दोनों पर असर आएगा। इमोशंस को हम डायरेक्टली नहीं बदलते, इमोशंस एक बाय प्रोडक्ट है। एक्शन जैसा होगा वैसा इमोशन होगा, थॉट जैसा होगा वैसा ही इमोशन होगा। तो ये आपस में सारे मिले जुले काम करते हैं। तीसरा स्टेप पे आता है जब हमें अपने इन थॉट पैटर्न्स को, इन बिहेवियर्स को बदलना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं। ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न्स हैं, ऑटोमेटिक बिहेवियर पैटर्न्स हैं, अब उनको बदलना है। उनका नेचर समझ में आ गया, उनकी जड़ समझ में आ गई, उनमें क्या बिलीव्स बैठे हैं समझ में आ गए, वो आपस में काम कैसे करते हैं तीनों मिलकर, थॉट, एक्शन, बिहेवियर, ये समझ में आ गया। अब इन्हें बदला जाएगा। अब कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे कि हम पुराने पैटर्न्स को तोड़ सकें और नए पैटर्न्स डेवलप कर सकें। यहां हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स पर जाना पड़ता है, चाहे थॉट्स के ऑल्टरनेटिव सोचें या बिहेवियर के ऑल्टरनेटिव्स अपनाएं। यहां से अब बदलाव आना शुरू होता है। फिर इसके बाद चौथा स्टेप होता है जब हम कोपिंग स्ट्रेटजीज लर्न करते हैं। कोपिंग स्ट्रेटजीज मतलब जब बहुत बुरी हालत होती है, जब एंजाइटी बहुत बढ़ती है, जब इमोशंस बहुत डिप्रेसिंग हो जाती हैं, तब ऐसा क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए जिससे कि हम थोड़ी देर के लिए ही सही पर खुद को संभाल पाएं, या कुछ ऐसा लाइफस्टाइल चेंज लिया जाए, या कुछ आदतों में, रिचुअल्स में, हैबिट्स में या रूटीन में बदलाव लाया जाए जिससे कि हम अपनी लाइफ को आसान बना सकें और लक्षणों का जो इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ पर उसको कम किया जा सके। क्योंकि बीमारी तो धीरे धीरे बाहर जाएगी, पर उसका जो असर हमारे लाइफ पर आ चुका है उसको कम करना पड़ेगा। कुछ हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी, मेडिटेशन, योगा, सोशलाइजेशन, हॉबीज, कुछ ऐसी चीजों को अपनाना होगा जिससे कि हम बीमारी को भी ठीक कर पाएं और अपने ऊपर लोड जो पड़ रहा है इस नेगेटिविटी का उसे कम कर पाएं। तो ये मोटे तौर पर 4 स्टेप्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर सीबीटी को आप समझेंगे तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझना पड़ेगा। वैसे ये 4 स्टेप्स हैं, इसके 6-7 स्टेप्स भी बनाए जा सकते हैं। हर डॉक्टर, हर थेरेपिस्ट अपने अपने हिसाब से जैसे समझता है वैसे ही बताता है। जैसे थेरेपिस्ट को लगेगा जो आसान तरीका है बताने का, वो वैसे ही उसको स्टेप को बताता है। कोई 10 स्टेप्स भी बता सकता है तो कोई 3 स्टेप्स में भी इसको खत्म कर सकता है, पर मोटे तौर पे ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। अब ठीक है, समझने के लिए, सुनने के लिए तो ये स्टेप बाय स्टेप तरह से करना इजी है, समझ में भी आ गया, कर लेंगे तो फायदा भी होगा। पर जब एक बार आप समझ लेते हैं, आप इसको कॉपी पे लिखना शुरू करते हैं, एक एक करके सिचुएशन और थॉट का एनालिसिस करते हैं, धीरे धीरे आप इसमें स्किल्ड हो जाते हैं। पर शुरुआत के लिए ये सब जरूरी है क्योंकि आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, पहली बार आपको समझ में आ रहा है कि सीबीटी क्या होती है, कैसे करनी है और सिम्टम्स पर कैसे अप्लाई करनी है।
पर धीरे धीरे जब आप इसको सीख समझ जाते हो एक फॉर्मल स्टेप्स में, उसके बाद ये सारी चीजें जब आपकी लर्निंग में, आपकी मेमोरी में बैठ जाती हैं, उसके बाद आप जब इंप्लीमेंट करते हो तो बड़ा फास्ट एप्लीकेशन होता है। एकदम आप चीज समझ जाते हो कि सिचुएशन ये रही, यहां मेरी नेगेटिव थॉट आई, कौन सा मेरा बायस काम कर रहा है, कौन से मेरा कोर बिलीफ काम कर रहा है। इमीडिएटली आप अपने को बदल सकते हो, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव लगा सकते हो जिससे कि आप जल्दी से एक अच्छा रिजल्ट ला पाओ। पर ये लेटर स्टेजेस पर होता है, ये जरूर कहेंगे, पर हमेशा आपको ये फॉलो नहीं करना होता। अगर आप सीबीटी को ढंग से समझ जाते हो तो ये चारों के चारों स्टेप्स आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। आपके दिमाग में जब बैठ जाते हैं, आप सीख जाते हो, तो आपको इन्हें अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं लगता। उस केस में आप चौथे स्टेप पर, तीसरे स्टेप पर इमीडिएटली पहुंच जाते हो, क्योंकि पहले दो स्टेप्स जो है वो आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, आप अपने को समझ चुके हो, जान चुके हो। तो हर बार आपको ये इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से कॉपी उठाई, उस पर पेन से लिखना शुरू किया, सुबह शाम अपनी सिचुएशंस को मॉनिटर किया, फिर उसमें थॉट क्या चल रही है उसको एनालाइज किया। हर बार इतना सब करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा आपको इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना नहीं होता। अगर आप ठीक से समझ गए हैं, दिमाग में बिठा चुके हैं, केवल एक ऑडियो वीडियो कोर्स के थ्रू ही अगर आपके सब चीजें समझ में आ गई हैं, तो आपको शायद वो जो पूरा थॉट रिकॉर्ड बनाना, जर्नलिंग करना, उसकी शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग बिना किसी थॉट रिकॉर्ड बनाए भी अपनी सीबीटी कर पाते हैं, बहुत से लोग कर पाते हैं। परसेंटेज नहीं बता सकता, कह लेंगे अप्रोक्सीमेटली 20-30% पेशेंट हैं जो बिना किसी कॉपी पेंसिल के भी सिर्फ सीबीटी को समझकर, उन सिद्धांतों को, उस पूरे प्रोसेस मैकेनिज्म को समझकर खुद ही उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और वो लिख लिख कर नहीं, सिर्फ उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से अप्लाई कर पाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे 20 या 30% लोग होंगे, पर बाकी सब लोगों को भी शुरुआत में कॉपी पेन लेकर तो बैठना पड़ेगा, दिन भर में अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ेगा, थेरेपिस्ट से भी डिस्कस करना पड़ेगा। पर जैसे जैसे वो स्किल्ड होते जाएंगे, लर्निंग उनकी बेहतर होती जाएगी, वो पाएंगे कि उनको ये सारे स्टेप्स फॉलो करना जरूरी नहीं है, वो केवल लास्ट स्टेप पर भी इमीडिएटली जंप कर सकते हैं, और वो अपना डिसऑर्डर भी रिलीव कर पाते हैं और अपना काम आसान कर लेते हैं, लोड कम कर पाते हैं सिम्टम का बहुत ही जल्दी। तो इसलिए थेरेपी को समझने पर फोकस करें, चाहे किताब से करें या चाहे किसी वीडियो कोर्स से करें। एक बार समझ जाएंगे, अप्लाई करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मोटे तौर पर सिर्फ आपको रियलिटी टेस्टिंग करनी होती है, कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी है और रियलिटी टेस्टिंग करनी है। अगर इतना कर लेंगे, अगर ये बेसिक समझ लेंगे कि हाँ रियलिटी को बदलना है, तो रियलिटी को नए तरह से देखना पड़ेगा और रियलिटी में नए तरीके के एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर ये एक बेसिक, ये एक एसेंस आपको समझ में आ जाती है, तो सीबीटी का पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको सिचुएशन को नए तरीके से लेना है, हर नई सिचुएशन को पिछली सिचुएशन से रिलेट नहीं करना, नए हालात को, नए माहौल को, नए सिचुएशन को एक मौके के तौर पर देखना है, जिसमें आप बदलाव ला सकते हो, बदलाव की नींव रख सकते हो, और एक बार बदलाव होना शुरू हो जाए, फिर आप सारे पुराने पैटर्न्स को तोड़कर एक नए इंसान के तौर पर खुद को बदल सकते हो, एक नया इंसान खुद को बना सकते हो। तो यही बस करना होता है सीबीटी में।